Good afternoon, everyone. I take an opportunity to welcome Dr. Aditya Sarin, medical oncologist at Sir Gangaram Hospital. Today, we are discussing on the important topic of prostate cancer. Dr. Aditya, I have some questions for you. Like when someone hears they have a prostate cancer, one of the first question is often, "What are my chances of recovery?" How do you usually address that problems? सो सी आई थिंक जो ये वर्ड है कैंसर जब भी ये किसी भी ऑर्गन के साथ अटैच हो जाता है तो फैमिलीज का बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं। और इतना ज़्यादा फियर क्रिएट होता है तो कभी कभी डर के मारे वो अपॉइंटमेंट ही सीख नहीं करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ आपकी अर्ली स्टेज की होती है तो एडवांस स्टेज में होने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखती है, क्योंकि आपका पिक ही नहीं होता है, क्योंकि आप उसके लिए अपॉइंटमेंट लेते ही नहीं है। लेकिन जो प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर को अगर हम अर्ली स्टेज में कैच करते हैं, और इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि भी स्टेज 3 में भी कैच करते हैं, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे 100 में से 98 लोग, यानी कि 98% हमारे कम से कम भी 5 इयर्स तक जीते हैं, और इनफैक्ट उससे भी ज्यादा जीते हैं। सो प्रोस्टेट कैंसर एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई सिम्टम आ रहा है आप उसको इग्नोर करिए। गो एंड मीट योर डॉक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जो डॉक्टर्स होंगे वो ही इस डाउट को और इस फियर को आपके माइंड से हटा सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर अगर वो स्टेज 4 का हो गया है, यानी कि वो अगर बोन्स में जाके स्प्रेड हो गया है या किसी और ऑर्गन के अंदर डिपॉजिट हो गया है, तब भी 5 ईयर सर्वाइवल रेट आजकल 40% से लेके 50% तक हमारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास और इवोल्यूशनरी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स आर बीइंग डेवलप्ड। सो ओवरऑल प्रोस्टेट कैंसर इज अ स्लो ग्रोइंग कैंसर। इसको टेम करना काफी इजी है, लेकिन फर्स्ट स्टेप हमेशा पेशेंट ही लेते हैं टू सीक दी अपॉइंटमेंट। Okay. So, my second question to you is that does prostate cancer always mean a shortened life expectancy? वेल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर जैसे मैंने अभी बताया ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं। जनरली ये हम डायग्नोस अर्ली स्टेज में भी कर लेते हैं, और जिनका अर्ली स्टेज में हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो वो पेशेंट्स हमारे बहुत लंबा सर्वाइव करते हैं। सो मच सो कि अगर हमारे पेशेंट्स, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर हम सबको पता है कि ये ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन पाया जाता है। ओल्ड एज के अंदर और भी प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम है या वैस्कुलर प्रॉब्लम है या लिवर रिलेटेड इश्यूज हैं। कभी कभी तो आपका जो सर्वाइवल इम्पैक्ट आता है वो इन प्रॉब्लम से आता है, और बैकग्राउंड में प्रोस्टेट कैंसर आपको कोई ट्रबल ही नहीं दे रहा होता। सो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी का प्रोस्टेट कैंसर एल्डरली मेल के अंदर डायग्नोस हो भी गया है, सो नॉट टू वरी। प्रोस्टेट कैंसर की वजह से आपको कोई दिक्कत ना आए, वी हैव गुड अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। हाँ, लेकिन साइड बाय साइड आपको अपना कार्डियक प्रोफाइल, आपका वैस्कुलर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, आपको सारा ये मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि उनसे होने वाले नुकसान भी उतने ही सिवियर हो जाते हैं। So prostate cancer in early stage it can definitely be cured, and in the later stage it can definitely be controlled over a long period of time. So generally life expectancy जब हम अर्ली स्टेज की बात करते हैं वो इतना इम्पैक्ट नहीं आता है लाइफ को, लेकिन यस जब एडवांस स्टेज के ऊपर आता है तो हमारे को एग्रेसिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट डिसाइड करके देन वी आर एबल टू गिव यू एन आंसर ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को? वेल देखिए, आप देख ही रहे हैं कि जब हमारे पेशेंट्स इतना लंबा चलते हैं तो उनको जो लाइफ के जो मेजर चेंजेस लाने होते हैं, एक तो अपना एटीट्यूड बिल्कुल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि पहले ही पेशेंट को जब हम ये बता देते हैं कि उनको कैंसर है तो ऑब्वियसली उनका एक साइकी जो होता है वो डाउन हो जाता है, मोराल डाउन हो जाता है। जब हम ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने हार्मोनल ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो पेशेंट को थोड़ा सा हार्मोनल या इमोशनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको डेली रूटीन एक्टिविटीज परफॉर्म करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ठीक हो जाते हैं। जिन पेशेंट्स को कैंसर है और वो ट्रीटमेंट अपना कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी ऑफ द ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर आप वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली जिस चीज का ट्रीटमेंट हो रहा है उसको इंक्रीज होने में यानी कि टाइम नहीं लगेगा।
अगर Okay. हमारे को प्रिवेंट करना है प्रोस्टेट कैंसर, तो जनरली जो हम कैंसर्स के लिए सभी के लिए बात करते हैं, आपका क्लीन हेल्दी लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज, लिमिटिंग और इनफैक्ट अवॉइडिंग कंप्लीट यूज ऑफ अल्कोहल एंड टबैको, ये इसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अन्य कैंसर्स के लिए है। सो विद दिस आई जस्ट वांट टू से कि आप अपना एक क्लीन एंड हेल्दी स्केड्यूल मेंटेन करिए, प्रोस्टेट कैंसर को अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। Okay. So, how does a person's general health impact prostate cancer outcome? सो सी जनरली प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हम डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है और उसके अंदर पेशेंट के कितनी कोमॉर्बिड डिजीजेस और साथ में है। जैसे क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये पेशेंट्स एल्डरली पेशेंट हमारे होते हैं, तो यानी कि जब ज्यादा एज के होते हैं तो सिर्फ इनको एक प्रॉब्लम नहीं होती है इस एज ग्रुप में, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे डायबिटीज हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, कार्डियक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इसके साथ साथ कई पेशेंट्स को और अन्य किसी प्रकार की पहले सर्जरी भी की जा सकती है, जैसे बाईपास सर्जरी भी हो सकती है, या किसी पेशेंट को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। सो हमारे को एक पूरा ओवरऑल पेशेंट स्टडी करना पड़ता है। उसके बेसिस पे अगर पेशेंट हमको फिट लगता है और एग्रेसिव ट्रीटमेंट टॉलरेट करने की पावर रखता है, सो देन इन मेटास्टैटिक सेटिंग वी डेफिनेटली स्टार्ट विद एन एग्रेसिव ट्रीटमेंट। जहां तक बात करते हैं हम पेशेंट्स जो अर्ली स्टेज के हैं, तो अर्ली स्टेज का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है और सरल है। इनफैक्ट कुछ अर्ली स्टेजेस के ट्रीटमेंट में तो हम एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं, जिसके अंदर हम कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ 3 मंथली उनका पीएसए टेस्ट करते हैं और साथ में एमआरआईज कराते हैं। और जो पेशेंट उस सब ग्रुप के अलावा थोड़े से और एग्रेसिव सब ग्रुप में आते हैं, तो उनको लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, दैट इज नंबर वन इज सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इफ अलोंग विद द हार्मोनल ट्रीटमेंट। सो हार्मोनल ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है, जनरली इसके साइड इफेक्ट्स इतने होते नहीं हैं। और हाल फिलहाल में तो हमारे पास जो ट्रायल्स का डाटा अवेलेबल हुआ है उसके अंदर तो ये देखा गया कि आप हार्मोन थेरेपी और साथ के अंदर कीमोथेरेपी को कंबाइन करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जो आपके सर्वाइवल रेट्स हैं वो मोर देन 64 मंथ्स कई पेशेंट्स के अंदर हमने पाए हैं। सो विद अब ये सारा डिसीजन हम कैसे लेते हैं, ऑब्वियसली हमारे को स्टेज पता होनी चाहिए, हमारे को उसका ग्रेड पता होना चाहिए, हमारे को पेशेंट की फिजिकल कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पता होनी चाहिए, और इनफैक्ट ये पेशेंट हमारे लॉस्ट टू फॉलो अप ना हो जाए, इनको फॉलो अप करने में दिक्कत ना हो। ये 4-5 चीजें होती है हमारे माइंड में जब किसी पेशेंट का हम ट्रीटमेंट प्लान कर रहे होते हैं। Okay. So, what is the prognosis like for those diagnosed at a later stage? सो सी फॉर अ लेटर स्टेज पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं, तो अब अगेन सबसे पहले तो हमारे को देखना होता है कि पेशेंट की फिटनेस क्या है। अगर हमारा पेशेंट हमारे को लग रहा है कि उतने फिट नहीं है और एक एग्रेसिव अप्रोच नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, तो जनरली इन पेशेंट्स को हम इंजेक्शंस यानी कि एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी, या फिर साथ में इनको हम जो टैबलेट्स हैं हमारे पास हार्मोनल ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इनके मदद के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। काम कैसे करती हैं ये दवाइयां? जो एक आपका हार्मोन का इंजेक्शन होता है, वो जीएनआरएच एगनिस्ट या एंटागनिस्ट आपके जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, या तो वो इंजेक्शन की फॉर्म में प्रिस्क्राइब करेंगे, और अभी पिछले 3-4 महीने से आपको जान के एक अच्छी बात मैं बता रहा हूं कि अब पहले तो हर पेशेंट को हम इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन अब हम टैबलेट्स के फॉर्म के अंदर भी वो इंजेक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया। काम क्या करती हैं कि जो सेंट्रल एक्सिस है जहां से हमारे टेस्टोस्टेरोन जैसे जो हार्मोन है उनको बैक एंड चैनल्स पे ही रोक दिया जाए, तो एक तो काम कर देते हैं वो। दूसरा जो टैबलेट्स हैं टेस्टोस्टेरोन की फर्दर प्रोडक्शन ना हो पाए उसके अंदर मदद की जाती है। सो दोनों ही फ्रंट पे यानी कि सेंट्रल एंड पेरिफेरल दोनों ही लेवल्स पे हार्मोन का ब्लॉकेट किया जाता है, जिस क्योंकि जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो एक हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर होता है। तो एंटी हार्मोन ट्रीटमेंट से ही आप बेस्ट अपना ट्रीटमेंट गोल्स अचीव कर सकते हैं। और Okay. लेकिन जिन पेशेंट्स की बीमारी ऑब्वियसली बोन्स या कहीं और पे स्प्रेड हो जाती है, तो हमारे पास जो इस टाइम पे जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है दैट इज यूज द 3 ड्रग ट्रीटमेंट, जिसमें इंजेक्शंस, टैबलेट एंड कीमो अप फ्रंट हम यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हाई रिस्क डिजीज या हाई वॉल्यूम बर्डन डिजीज हमारे पास आ रही है। और आपको जान के हैरानी होगी वो पेशेंट्स भी हमारे 5-5 6 6 ईयर्स तक सर्वाइव कर रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स in which stage, which grade group, and what about the Gleason score we are experiencing or we are seeing in our patient. Right. So, can prostate cancer recur after treatment? And what does that mean for prognosis?
सो सी प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट जनरली इट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट्स क्वाइट टेमेबल, एंड इसके अंदर इतना प्रॉब्लम हमारे को नहीं फेस करना होता डेफिनेटली अर्ली स्टेजेस में। लेकिन हाँ, जब पेशेंट्स हमारे पास मेटास्टेटिक सेटिंग, यानी कि भी जो पेशेंट्स हमारे फैले हुए ट्यूमर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर हमारे को साइकिल्स जो है ना वो चेंज करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ क्यूरेटिव इंटेंट की, तो रिकरेंस रेट इज हार्डली टू द ट्यून्स ऑफ 2 to 3%। सो ऑब्वियसली यू कैन जस्ट सी कि जो लो रिस्क ग्रुप है, जहाँ पे बर्डन कम है, आपने उसका ट्रीटमेंट भले ही सर्जरी के द्वारा या फिर आपका रेडिएशन के द्वारा किया है, वहां पे रिकरेंस के चांसेस इट्स इवन इन फैक्ट लेस देन 5%। बट हमारे को सतर्क रहना पड़ता है उन 5% को पिक करने के लिए, क्योंकि अगर वो हमने मिस कर दिए सो देन दे कैन लैंड अप इन दी एडवांस सेटिंग एज वेल। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉलो अप किसी भी पेशेंट के लिए, एक कैंसर पेशेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉलो अप। So, how accurate are survival statistics for prostate cancer? Should patient rely on them? वेल ऑब्वियसली जो हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं वी आर सीइंग देम इन डेली रूटीन प्रैक्टिस। सो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके डॉक्टर ने आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान डिस्क्राइब किया है जिसके अंदर उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स का मॉडल आपको बना के दिया है, आई थिंक यू शुड स्टिक टू दैट, बिकॉज जनरली वो मॉडल हमारे लिए उतना ही वर्क कर रहे हैं और हमारे पेशेंट्स भी उतना अच्छे हो रहे हैं। सो यस, इट डज वर्क। Okay. Are there genetic factors that affects prognosis? देखिए, आजकल हमारे को ये पता है कि जो इन द ट्रीटमेंट फील्ड विच वी आर डीलिंग इट्स कंप्लीटली हिट्रोजीनस। अगर मेरे पास 100 पेशेंट आ रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के, तो 100 के 100 अलग जेनेटिक मेकअप के हो सकते हैं। यानी कि जो उनके अंदर जीन्स है, डीएनए है, आरएनए है, और जो उनकी म्यूटेशंस है, जरूरी नहीं है कि वो 100 के 100 की मैच करें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए कि अगर हम पेशेंट्स का आइडेंटिफाई कर पाए जेनेटिक मार्क देख के कि इस पेशेंट को इन दवाइयों से मदद मिलेगी, तो वो इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया हमारे लिए। तो अगर मैं बात करता हूं जैसे ब्रेका म्यूटेशन, ब्रेका 1 एंड ब्रेका 2, ये वाली म्यूटेशन मोस्ट कॉमनली हमारे को फीमेल्स के अंदर मिलती है जिनको ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर होता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इस म्यूटेशन के साथ साथ पैंक्रियाटिक कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर भी पाया जाता है। Okay. इसलिए जो पेशेंट्स हमारे एक तो इन म्यूटेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उनकी फैमिली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उनकी स्क्रीनिंग शुरू करें। जैसे कि अगर मेरे पास ओपीडी में एक प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट आते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले कंफर्म करते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्रेका म्यूटेशन तो नहीं है। और अगर किसी और का टेस्ट नहीं हुआ हुआ, सो वी स्टार्ट द टेस्टिंग ऑफ द पेशेंट, जिसके अंदर सबसे पहले हम उनका ट्रीटमेंट के साथ साथ ही ब्रेका म्यूटेशन के लिए टेस्ट भेज देते हैं। अगर वो Okay. पॉजिटिव आता है, तो उनके ब्रदर्स, उनकी सिस्टर्स को भी आप एडवाइस कर सकते हैं कि आपको जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत है। और इनफैक्ट द फ्यूचर लाइन एंड द उनके पेरेंट्स की जो हिस्ट्री है उनके हिसाब से भी आप उनकी जेनेटिक काउंसलिंग के लिए गाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता चल जाता है कि हमारे अंदर ये जीन है, तो उससे होने वाले नुकसान इससे पहले कि भी बहुत एडवांस स्टेज में आपको मिले, यू कैन डेफिनेटली पिक देम अप। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो अभी तक जो मैंने बताया वो प्रोग्नोस्टिक बताया। तो जनरली ब्रेका एसोसिएटेड कैंसर थोड़े एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं, और वो एज कंपेयर टू द वन जनरेशन सेकंड जनरेशन में वो थोड़ा जल्दी प्रेजेंट करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि हमने 50 ईयर्स ऑफ मेल पेशेंट के अंदर भी ब्रेका म्यूटेशन निकाल के ट्रीटमेंट किया हुआ है। जो हम कहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर जनरली एडरली यानी कि वृद्धावस्था का कैंसर है, हमने 50 ईयर्स के अंदर भी ऐसे पेशेंट्स को इलाज किया हुआ है और वो आज ठीक है। ये बात होगी सारी प्रोग्नोसिस की। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, तो ब्रेका जैसी और म्यूटेशंस भी होती है जो हम ट्यूमर टिश्यू पे टेस्ट करते हैं, जिसको हम HRR टेस्ट कहते हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट रिपेयर जीन्स। अगर उसमें भी हमारे को म्यूटेशन मिलती है, तो हम उनके लिए जो एक स्पेशल मेडिसिन अवेलेबल है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं पार्प इनहिबिटर्स, उनसे भी देखा गया है कि आप उन पेशेंट्स को और बेटर रिस्पॉन्स रेट्स दे सकते हैं एज कंपेयर टू जिनके अंदर वो म्यूटेशन नेगेटिव है। क्योंकि अगर आपने वो म्यूटेशन पिक ही नहीं करी, तो आप हर एक को एक कॉमन ट्रीटमेंट देते रहेंगे। लेकिन जिन पेशेंट्स में BRCA1 म्यूटेशन है या फिर HRR जीन पाथवे की म्यूटेशन है, उसमें पार्प इनहिबिटर्स देने के बाद ये पता चला कि 70% पेशेंट्स आर डूइंग बेटर। सो Okay. यस, इट हैज बोथ प्रोग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव implications on the treatment of the patient in prostate cancer. Okay, the very important question. What role does mental health play in cancer prognosis?
सो ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारे लिए देखिए पेशेंट्स ही हैं। अगर हमारे पेशेंट्स का मेंटल वेल बीइंग अगर वो टेकन केयर नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू बी कंसिस्टेंट विद देयर ट्रीटमेंट, कंसिस्टेंट विद देयर फॉलोअप्स। और इनफैक्ट आपको जान के मतलब ये हैरानी होगी कि जब हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, आप काफी सारे पेशेंट्स तो हमारे पास आके थैंक करते हैं, बट कुछ सिलेक्ट सब ग्रुप हमारे पास पेशेंट्स जब आते हैं वो ये कहते हैं कि सर अब तो हमारे को जीने का मन नहीं कर रहा, या हमारे को इसके अंदर इतनी परेशानी हो रही है कि हम आगे कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, हम फोकस नहीं कर पा रहे, हम ब्लैंक हो जाते हैं। Hmm. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो थेरेपी के भी कभी कभी साइड इफेक्ट्स आपके आते हैं, उन थेरेपीज के अंदर जो साइड इफेक्ट होते हैं जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इमोशनल डिसेबिलिटी और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जैसे चीजें हमने देखी हुई हैं हमारे पेशेंट्स में। और उनका जो मेन ट्रीटमेंट है, इफ यू स्पेंड 10 minutes विद द पेशेंट, आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज इमोशनल एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कैन बी वेल टेकन केयर ऑफ। बट यस, अगर आपको लगता है कि आपकी काउंसलिंग के बाद भी वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, so obviously there are some mood elevators which you can prescribe them, and patients they come back again, thanks doctor, you have given us those medicines and now I am back to my daily routine activities. So first we need to accept that the patient is having a mental related or mental health related issue. Agar if our fraternity doesn't accept this, so I don't think nobody is going to pick them up in the outside world. Okay. Right. So, how do doctors determine which treatment offers the best prognosis for each patients? सो देखिए ऑब्वियसली जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? स्टेज की। हर एक पेशेंट को हमारे से स्टेज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना वो आगे बात ही नहीं करते हैं हमसे। बट ऑब्वियसली ये बात होगी जब हम पेशेंट से डील कर रहे हैं, लेकिन इन द बैक ऑफ आवर माइंड हमारे को स्टेज भी पता होनी चाहिए, ग्रेड पता होना चाहिए, पेशेंट का ओवरऑल फिजिकल कंडीशन, कौन कौन सी कोमोर्बिडिटीज कितनी है, एज क्या है। कभी कभी हम पेशेंट की प्रेफरेंस भी पूछते हैं, क्योंकि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट वो लोग एंटीसिपेट अगर हम उनको बता देते हैं कि ये साइड इफेक्ट आपको होने वाले हैं, सो दे टेल अस इन एडवांस कि वी डोंट वांट अ ट्रीटमेंट वेयर सच काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स आर हैपनिंग, सो देन वी कैन टेलर आवर ट्रीटमेंट। और obviously genetic profiling, which is very important, and it is available in India, and somehow we are still lacking far behind in initiating that kind of a discussion. और वो हम डिस्कशन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे को डर होता है कि अगर हम एक जेनेटिक टेस्ट और बता देंगे तो फैमिली हो सकता है मेरे को दोबारा दिखाने ही ना आए, लॉस टू फॉलो अप हो जाए। So Right. I think without any fear, an oncologist should always dive into the discussion of the genetic profiling of the blood and of the tumor. तो Okay. ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जब हमारे को ट्रीटमेंट डिसाइड करने होते हैं, कोई एक पैरामीटर से हम ट्रीटमेंट डिसाइड ही नहीं कर सकते। Right. So, my one more question is there any ongoing research that could improve prostate cancer prognosis in the future? सो ऑब्वियसली यू आप भी देख रहे हैं कि हर दिन नई ट्रायल्स हमारे पास पब्लिश हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट कैंसर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल हो रही हैं। हाल फिलहाल के अंदर हमारे पास जो पिछले कुछ सालों में अवेलेबल हुई है नई चीज है, वो है पीएसएमए बेस्ड लुटीशियम थेरेपी, जिसकी वजह से हमारे पास अगेन ऐसे पेशेंट जिनके ऊपर आप कीमो सारी यूज कर चुके हैं सारे, एंड सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आप यूज कर चुके हैं, उन पेशेंट्स के लिए ये टेक्नोलॉजी काफी वरदान साबित हुई है। इसकी वजह से हमारे पास 40 to 50% ऑफ द रिस्पॉन्स रेट्स ऐसे वाले पेशेंट्स हैं जो आज जिनको हमने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन पीएसएमए थेरेपी ने उनको एक नई होप दी है। Right. साथ ही साथ रेडियो लाइगेंड्स और सेपिल्यूसिल टी टाइप की वैक्सीन अवेलेबल हो रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के अंदर आने में अभी टाइम लगेगा इनको, और दिस इज वेयर वी आर गोइंग। और नई क्या चीज आ रही है, जब हम एक पेशेंट का जिनोमिक टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस अवेलेबल है हमारे पास, और उन सेलेक्ट म्यूटेशंस के लिए हमारे पास सेलेक्ट टैबलेट्स भी अवेलेबल है। लेकिन अगेन वो आंसर देने के लिए हमारे पेशेंट को एक एनजीएस यानी कि भी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और अलोंग विद द कॉम्प्रिहेंसिव जिनोमिक प्रोफाइल जैसे टेस्ट को वो कराना पड़ेगा, अगर वो म्यूटेशंस का हमारे को लाभ उठाना है। और हाल फिलहाल में और जो अब नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो है लिक्विड बायोप्सी बेस्ड ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि आपके पेशेंट के अंदर
पूरा इलाज खत्म होने के बाद या उससे पहले कितना लेवल था सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए का, जो आपको आगे प्रोग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर के अंदर इवोल्यूशन एक तो हार्मोन थेरेपीज में हो रही है, इम्यूनोथेरेपीज में भी आ रही है, पीएसएमए थेरेपीज में हो रही है, प्रिसीजन मेडिसिन जैसे मैंने बोला अभी, जो ब्रेका म्यूटेशन जिन पेशेंट्स की आती है, एचआरआर पाथवे डिफाइंड होता है, उसके अंदर आ रही है। तो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, और विद ड्यू टाइम अगले हो सकते हैं 5-10 साल में और चीजें एक्सपैंड करें। Right. Thank you very much, Dr. Aditya. It was a very informative session on prostate cancer. I hope this will benefit the society. Thank you very much. Thank you. And I just hope ki this message goes out into the community, and people who are listening to this podcast, they, take care of their, relatives and their family. And किसी को भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है जहाँ पे भी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, यानी कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, अर्जेंसी बढ़ जाना, या फिर पेन होना यूरिन को पास करते समय, ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम है। सो ऑब्वियसली ये एक आपको इंडिकेशन दे सकते हैं कि भी प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज शुरू हो गए हैं उस एज ग्रुप में। और उसके लिए आपको अपने नजदीकी ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर यूरोलॉजिस्ट को जाके जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि जिनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं हर एक को कैंसर ही होएगा, कईयों को सिर्फ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है, बीपीएच, जो कि एज के साथ हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में वो कैंसर के रूप में प्रेजेंट करता है, जिसको इग्नोर किया जाता है, और तब पेशेंट्स फिर हमारे पास एक एडवांस स्टेज में आते हैं। सो सही। अगर हम अलर्ट रहेंगे तभी हम बचे रहेंगे। धन्यवाद।